नमस्कार। अपनों से अपने विचार में आदर्श आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। विचारों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले महान अभियंता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में। यदि हम इनके जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन का सार ही अनुशासन, समयबद्धता और ईमानदारी, मेहनत आदि जैसे गुणों को माना था। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्म को ही उन्होंने पूजा माना और ये अपने जीवन में समय को इतना अधिक महत्व देते थे कि एक एक मिनट के वैल्यू को ये समझते थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को वर्तमान कर्नाटक में बेंगलोर से 38 मील दूर सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध कोलार जिले के चिकबल्लपुर तालुका के एक छोटे से गांव मदनहल्ली में हुआ था। इनके पिता पंडित श्रीनिवास शास्त्री की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अपने पुत्र को मनोनुकूल शिक्षा दे सकें। इनकी माता का नाम वेंकचंपा था और इनके माता पिता बहुत ही सज्जन और पवित्र व्यक्ति थे। हम कहते हैं ना कि जैसे माता पिता के संस्कारों का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, तो यही संस्कार और प्रभाव थे कि डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को अनुशासन, ईमानदारी और नैतिकता आदि जैसे जो हमारे शील गुण हैं उनकी प्रतिमूर्ति कहा जाता है। मतलब हर परिस्थिति में इन्होंने अपनी जो नैतिकता है, मूल्य हैं, उनको बनाए रखा। और ये बचपन से ही बहुत ही मेधावी और परिश्रमी थे। अपने परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को देख करके ये कभी भी दुखी नहीं हुए और गांव की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात हाई स्कूल की शिक्षा के लिए बेंगलोर चले गए तथा सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। वहां इन्होंने बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से बीए पास किया और स्थिति ये थी कि ये रहते तो रिश्तेदार घर थे और सोते कहीं और थे और अपने से छोटे छात्रों को पढ़ा करके ये अपना गुजारा किया करते थे। तो सोचिए कितनी विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी भी स्थिति का मोहताज नहीं होती, तो इन्होंने अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में भी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभारा और अपनी प्रतिभा और परिश्रम से इन्होंने अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को भी विस्मय विमुग्ध कर दिया और उसने इनको पूना के विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश करा दिया और वहां से छात्रवृत्ति भी इनको दिला दी। और यहाँ पर उनके अध्ययन की जो विषय था वो था यंत्र शास्त्र। और छात्रवृत्ति मिल रही थी तो उन्हें पर्याप्त पढ़ने का समय भी मिलने लगा और इस समय उन्होंने अपने समय का पूरा सदुपयोग किया और 1883 में बम्बई विश्वविद्यालय की यंत्र शास्त्र परीक्षा में प्रथम आए तथा 1884 में बम्बई सरकार ने विश्वेश्वरैया को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया। अब यदि हम माने कि मतलब इनकी प्रतिभा की ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और नासिक में सहायक अभियंता के पद पर रहते उन्होंने बहुत लगन, परिश्रम और ईमानदारी से कार्य किया तथा बहुत थोड़े समय में ही अनेकों बड़े बड़े अंग्रेज इंजीनियरों पर अपनी प्रतिभा और सूझबूझ की धाक जमा दी। और बड़े नगरों में जल कहाँ से और किस रीति से लाया जाए, कहाँ पर एकत्रित किया जाए और किस प्रकार लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए, ये सब सोचना और इसको फिर कार्य के रूप में परिवर्तित करना कोई आसान काम नहीं था। उन दिनों जो सिंध था वो बम्बई प्रांत का ही एक भाग था। यहाँ रेगिस्तानी भाग अत्यधिक होने के कारण पानी की समस्या हमेशा रहती थी। इस समस्या को हल करने का कार्य श्री विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। उन्होंने 1894 में सखर बांध का निर्माण कर सिंध के लिए जलकल की समुचित व्यवस्था की।
इस कार्य से वो सारे देश में प्रसिद्ध हो गए और इस समय उनकी पदोन्नति भी हो गई और अब वह अधीक्षक अभियंता यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो गए। सक्खर बांध निर्माण में सफलता प्राप्ति के फलस्वरूप उन्हें बंबई प्रांत के बाहर के नगरों की जलकल तथा नाली व्यवस्था का कार्य भी सौंपा गया। बेंगलोर, पूना, मैसूर, कराची, बड़ौदा, ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर, सांगली आदि कुछ नगर हैं जहां उन्होंने पानी नालियों की व्यवस्था की और सन 1906 में उन्हें अदन की जलकल व्यवस्था के लिए भेजा गया। वहां भी इन्होंने जल वितरण के लिए वाटर बक्स तथा निष्कासन के लिए नालियां बनाई। इस कार्य से इनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि जो देश के बड़े बड़े इंजीनियरों में इनकी गिनती होने लगी। लेकिन 2 वर्ष बाद 47 वर्ष की आयु में इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, कारण कि योग्यता और अधिक परिश्रम के आधार पर शीघ्र पदोन्नति करने के कारण इनके जो साथी अभियंता थे वो इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तो ऐसा वातावरण में कार्य करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और नौकरी के नियमानुसार इन्हें पेंशन नहीं मिल सकती थी। लेकिन सरकार ने इनकी जो उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पूरी पेंशन दी और जब इन्होंने नौकरी छोड़ दी तो इन्हें ये यूरोप चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक दिन सहसा हैदराबाद रियासत के निज़ाम का एक तार प्राप्त हुआ और उसमें उन्होंने अपने राज्य की मूसी नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण संकट में पड़े हैदराबाद नगर की सुरक्षा करने का अनुरोध किया और इस अनुरोध को विश्वेश्वरैया ने बहुत ही आराम से स्वीकार कर लिया और हैदराबाद का कार्य वहाँ पर उन्होंने जल नालियों आदि की व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्थाएं ठीक की। उसके बाद 1909 में राज्य के मुख्य अभियंता पद को इन्होंने स्वीकार किया और 3 वर्ष तक इस पद पर कार्य करते रहे और 1912 में लगभग 3 साल बाद रियासत के दीवान बना दिए गए। इस पद को भी इन्होंने 6 वर्ष तक संभाला और मैसूर राज्य की सेवा की। अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य की इन्होंने काया पलट दी थी। और विश्वेश्वरैया जी की यदि हम कहें तो बहुत ही ज़्यादा ये इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे। ये जो भी काम हाथ में लेते थे उसे बहुत ही सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ करते थे। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण काल में एक बार बहुत जोर की वर्षा हुई और गांव-गांव पानी से भर गए। बांध के निर्माण कार्य में लगे मजदूर भाग गए और महाराजा ने अनुरोध किया कि वर्षा के दिनों में काम रोक दिया जाए, लेकिन विश्वेश्वरैया नहीं माने। उन्होंने कहा कार्य तो जारी रहेगा और अपना तंबू वहीं लगा करके 24 घंटे वहीं रहने लगे। इस तरीके से कह सकते हैं कि मेहनत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और उन्होंने साहस पूर्वक सभी परिस्थितियों का सामना किया और बांध और उससे बनने वाली बिजली का कार्य समय पर पूरा किया। इसके अतिरिक्त ये एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे और कुशल अभियंता तो थे लेकिन कुशल प्रशासक भी थे। अपने कार्यकाल में इन्होंने मैसूर राज्य में शिक्षा, कृषि तथा उद्योग धंधों के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान दिया और उन्नति की। मैसूर राज्य को सर्वसंपन्न बनाने के लिए उन्होंने अनेक नए धंधे चालू किए। रियासत का अपना एक बैंक स्थापित किया, सीमेंट, कागज, साबुन आदि के कारखाने खोले, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की और वहां पर भद्रावती का इस्पात कारखाना स्थापित किया। मैसूर पहली रियासत थी जिसका अपना एक विश्वविद्यालय था। तो सोचिए कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना योगदान दिया। और जब इन्हें जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वेश्वरैया को, अपने जीवन काल में ही इन्होंने जितना कार्य किया और उतना कार्य तो कहते हैं कि 100 इंजीनियर मिलकर के भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि इनके अंदर पूरा समर्पण भाव था। ये कार्य के प्रति पूरा समर्पित रहते थे और किसी भी कार्य को जब करते थे ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करते थे। इसलिए उन्होंने ये तक कहा था कि यदि आपको रेलवे के फाटक की झाड़ू भी लगाकर मिलने को मिले कार्य ये, तो उसको भी आप ऐसे करिए कि आप झाड़ू लगाने में भी प्रथम आए। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुसार कार्य करने पर बल देने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे और हमारे देश में इस विषय पर भी प्रथम पुस्तक इन्होंने लिखी जो सन 1934 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखकर समय समय पर अनेक सम्मानार्थ उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। बम्बई विश्वविद्यालय ने 1930 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया और
भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में उन्हें भारत रत्न का सर्वश्रेष्ठ अलंकरण प्रदान किया। और भारत रत्न जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश सेवा के लिए दिया जाता है या फिर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इसके अतिरिक्त यदि हम इनकी जीवन शैली को जानें तो जो इनका जीवन था वो बहुत ही संयम पूर्ण था, अनुशासन प्रिय थे ये। एक बार इनसे किसी ने पूछा कि इनके लंबे जीवन का रहस्य पूछा, तो इन्होंने कहा कि आप अपने सभी कार्यों को समय पर करो। और वो कहते थे कि मैं अपने सभी कार्य समय पर करता हूँ, समय पर खाना खाता हूँ, समय पर सोता हूँ, समय पर नियमित रूप से सैर और कसरत करता हूँ और गुस्से से कोसों दूर रहता हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ। और विश्वेश्वरैया की जन्म शताब्दी के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा था कि हम हिंदुस्तानी बोलते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं, परंतु विश्वेश्वरैया इसके विपरीत, वे कम बोलते हैं और कार्य ज़्यादा करते हैं। अतः हम सभी को उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। नियत समय पर काम करने के वो इतने अभ्यस्त थे कि इसका मापन आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार कोई इनसे मिलने के लिए आया और 1 मिनट पहले वो पहुंच गया। उस समय विश्वेश्वरैया किसी काम में लगे हुए थे, तो जब ये उससे मिलने गए और घड़ी देखी और उन्होंने देखा कि अभी 1 मिनट का समय शेष है, तो घड़ी देखकर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आपने 1 मिनट पहले आकर मेरा एक अमूल्य मिनट नष्ट कर दिया। इस मिनट में तो मैं कोई और अपना कोई अच्छा कार्य कर सकता था। तो इस तरीके से मतलब वो कोई भी कार्य करते थे तो पूरा लगन के साथ करते थे। वो सभी से कहते थे मेहनत करो, काम करो, इसी में देश का कल्याण है और सभी की भलाई है। क्योंकि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, उसका कारण एक ही है कि आलस्यपन। यदि लोग आलस्यपन को छोड़ दें तो देश विकसित हो। वे कहते थे कि अमेरिका और जापान जो है वो हमसे आगे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं, इसलिए वे हमसे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अलग बुद्धि और हमारे पास अलग बुद्धि। और इस बात का सबूत स्वयं विश्वेश्वरैया ने दे दिया। उनकी योग्यता परिश्रम के आगे तो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, इसलिए इन्हें आधुनिक मैसूर का निर्माता भी कहा जाता है। ये प्रत्येक कार्य को विधिवत मतलब सिस्टमैटिक ढंग से करते थे। और मैसूर के चंदन का तेल, चंदन साबुन देश विदेश में प्रसिद्ध है। इन्होंने धातु, चर्मशोध कारखाने भी मैसूर में खुलवाए। पर्यटकों के लिए मैसूर और बेंगलोर में अच्छी होटलों की स्थापना का भी इन्होंने सुझाव दिया और मैसूर राज्य रेलवे का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जनतंत्री प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने गांव की संस्थाओं, पंचायतों के द्वारा गांव के लोगों के विकास कार्य में सहयोग का अवसर प्रदान किया। यदि हम बात करें अनुशासन की, तो अनुशासन भी इनके जीवन का बहुत ही मुख्य बिंदु रहा। दीवान बनने पर उनका एक रिश्तेदार, जिसका वे सम्मान करते थे और जिसे वो चाहते थे, वो एक बार इनके पास नौकरी के लिए आया। मैसूर राज्य की नौकरी में उनके पास एक उच्च पद प्राप्ति की आशा से आया, जिससे उसको 50 रुपये की अधिक आय होती। विश्वेश्वरैया ने उसे वो पद देने से इनकार कर दिया, लेकिन संबंधों को निभाने के लिए जीवित रहने तक उसे 100 रुपया मासिक अपनी जेब से देते रहे। सोचिए, एक तरीके से इन्होंने संबंधों को भी निभाया और नियमों को भी निभाया। दीवान के रूप में वो एक सरकारी कार का उपयोग केवल सरकारी काम के लिए करते थे और निजी कार्य के लिए अपनी कार का उपयोग करते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि चाणक्य क्या करता था, जब वो सरकारी कार्य करता था तो सरकार के तेल का दिया जलाता था, और जब अपना निजी कार्य करता था तो अपने तेल का यूज़ करते थे। ऐसे ही मतलब इनके अंदर भी ईमानदारी थी। इतने बड़े ईमानदार थे कि वो प्रतिदिन मतलब 7 बजे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके कार्य में तत्पर हो जाते और सुबह से लेके 1 बजे तक काम करते और फिर 3 बजे से 8 बजे तक फिर से। और हर कार्य उनका एक सिस्टमैटिक सरल ढंग से होता था, बिना किसी विलंब के या जल्दबाजी के, और प्रत्येक दौरा सरकार और जनता दोनों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता था। एक बार जब वे 100 वर्ष के थे, उनका एक संबंधी मद्रास जा रहा था, तो उसने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए मद्रास से क्या लाऊं? तो उनका उत्तर था एक अच्छी आधुनिक अंग्रेजी डिक्शनरी लाना।
और एक और था कि मतलब इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया नोट करने का, सीखने का शौक था। ये जहाँ भी कहीं जाते थे तो अपने साथ पेन और नोटबुक हमेशा रखते थे कि इन्हें कहाँ से क्या कुछ मिल जाए सीखने को, जिससे अपने देश का भला कर सकें। और उन्होंने अध्ययन पर एक रिपोर्ट तैयार की जो हीराकुंड और अन्य बांधों के निर्माण का आधार बन गई। इस तरीके से मतलब अनुशासन, मेहनत भी कैसी, कठोर श्रम वाली थी, उसकी ये प्रतिमूर्ति थी। वे ना तो कभी 1 मिनट देर करते थे और ना कभी 1 मिनट व्यर्थ करते थे। एक बार मंत्री के 3 मिनट विलंब करने पर विश्वेश्वरैया ने उसे समय का पाबंद होने का परामर्श तक दे दिया था। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य विधिवत करना चाहिए और उनकी शिक्षा का सार भी यही था कि मनुष्य को अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। एक तरीके से उत्तरदायित्व की बात अस्तित्ववाद भी करता है। मतलब अगर आप अपने अस्तित्व को बनाना चाहते हैं तो आपको अपने उत्तरदायित्वों को भी समझना होगा। और इस सिद्धांत का उन्होंने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से पालन किया। इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। जब ये रात को बिस्तर पर जाते थे तो अपने कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखते थे और 95 वर्ष तक की आयु तक भी ये सावधानी पूर्वक और स्वच्छता पूर्वक ही वस्त्र धारण किए देखकर आश्चर्यचकित रहते थे सब लोग इनको। और इसके अतिरिक्त इन्होंने हजारों परिवारों को भोजन दिया, हजारों छात्रों को शिक्षा दी और हजारों घरों में इनके कारण बिजली का प्रकाश जगमगाया। अब यदि हम कहें कि इन्होंने मतलब भारतीयों के लिए इन्होंने 4 नियम बनाए और इन नियमों पर चलकर इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। वो कौन कौन से थे? पहला था कि डटकर मेहनत करो, मतलब मेहनत से जी मत चुराओ। दूसरा, नियमित और आयोजित ढंग से काम करो, मतलब कोई भी काम करो तो सिस्टमेटिक करो और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहो। चौथा, विनय और सेवा भाव से ही कार्य करो और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की योग्यता अपने अंदर पैदा करो। इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छे प्रशासक भी थे, क्योंकि मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना वही व्यक्ति कर सकता है। और हर वर्ग के लिए इन्होंने हमेशा कुछ न कुछ संदेश दिया, गरीबों के लिए भी, छात्रों के लिए भी। एक बार तो इन्होंने कहा था कि याद रखिए, आपका कार्य केवल एक रेलवे संपार को झाड़ू लगाने बगैर हो सकता है, किंतु इसे भी स्वच्छ रखना है तो इससे मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको 100% डिवोशन के साथ करना है। जब ये 14 अप्रैल 1962 को इनका स्वर्गवास हुआ तो भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि एक ऐसा महान व्यक्ति चल बसा जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं में अमूल्य योगदान दिया। तो अगर हमें देखा जाए तो हम क्या सीख सकते हैं इनके जीवन से? एक और तो इनका जीवन हमको साइंटिफिक क्रिटिकल वे में ठीक सोचना सिखाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तो वहीं दूसरी ओर इनका जो जीवन का व्यक्तित्व है वो बहुत ही मूल्यों से भरा हुआ रहा। इन्होंने अपने जीवन में का सार ही क्या कहा, पहले जानो फिर करो। और ये मेहनत को ये इतना अधिक महत्व देते थे कि ये कहते थे कि जंग लगना जाने से बेहतर है कि आप काम करते रहिए। और जब इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी तो भी ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि इस उपाधि से विभूषित करने पर मैं आपकी प्रशंसा करूंगा तो आपको निराशा से ही होगी, क्योंकि मैं सत्य की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूँ। यानी किसी भी स्थिति में ये अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे। तो हम सभी डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन से बहुत कुछ सीख पाएंगे तथा जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। धन्यवाद।